क्या आपको गॉस थ्योरम और उसमें यूज होने वाले इंटीग्रल से डर लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको गॉस थ्योरम के फंडामेंटल्स के बारे में बताया था कि गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें था एरिया वेक्टर, नंबर 2 सॉलिड एंगल, नंबर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम कहती है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देना चाहूंगा कि सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई एरिया रखा हो, तो इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड पास हो रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं, और अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो है वो इनवर्ड आती हैं। ये सब पीछे के चैप्टर्स में मैं क्लियर कर चुका हूं, जिसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के और अच्छा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस 3D की बात हो रही है, यहां पे क्लोज्ड सरफेस है। इस सरफेस के अंदर प्लस और माइनस तमाम प्रकार के चार्जेस रखे हुए हैं। तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और माइनस चार्ज के कारण जितने भी रखे होंगे सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। माइनस चार्ज जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर खींचेंगे, प्लस चार्ज जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाहर फेंकेंगे। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि इस क्लोज्ड सरफेस से नेट कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, हो सकता है जितना बाहर जा रहा हो उतना ही अंदर आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। हो सकता है बाहर जाने वाला ज्यादा हो, अंदर आने वाला कम हो, 10 निकल रहा है 2 आ रहा है, तो नेट 8 बाहर निकलेगा। मान लीजिए बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी अमाउंट 10 है और जो अंदर आ रहा है उसकी अमाउंट है 2, तो नेट अगर पूछा जाए तो इससे 8 फ्लक्स जो है वो बाहर निकलेगा। तो नेट किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, अगर हम अलग अलग चार्जेस को लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत टिपिकल प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया जाता है गॉस थ्योरम में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस से पास होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज करो इस सरफेस के भीतर Q1 प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 माइनस का Q4, इस तरीके से तमाम सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, और हमसे कहा जाए प्लस वाले सारे फ्लक्स बाहर फेंकेंगे, माइनस वाले सारे फ्लक्स को अंदर खींचेंगे, तो हमसे कहा जाए इस क्लोज सरफेस से कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो अलग अलग चार्ज का इंडिविजुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। गॉस थ्योरम ने एक शॉर्टकट आपको बताया है। शॉर्टकट क्या बताया है? नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, उसका 1/ε0 टाइम्स। फाई इज इक्वल टू, ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। देखिए इस इंटीग्रल में ये एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल का मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल और ओपन इंटीग्रल में क्या अंतर होता है? सरफेस 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज सरफेस। देखिए जैसे सपोज करिए ये एक सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, लेकिन अगर इसी सरफेस को हम इस तरीके से करें, आप ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको फोल्ड करके एक ये सिलेंडर जैसा बना लिया, अभी भी ये कैसी सरफेस है? इधर से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ओपन सरफेस है। अगर हम ऐसी सरफेस सिलिंड्रिकल बनाएं और इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा दे और नीचे भी एक ढक्कन लगा दे, तब ये सरफेस कैसी होगी? क्लोज्ड। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि ये
क्लोज्ड सरफेस के लिए लगती है। ये बात हमें याद रखनी है, गॉस थ्योरम ओपन सरफेस पे नहीं लगती, हमेशा क्लोज सरफेस पे लगती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर हम इस फॉर्मूले को स्मॉल सरफेस के लिए लिखें, ठीक है, एरिया वेक्टर ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और एरिया वेक्टर को हम लोग सरफेस वेक्टर एस, ए फॉर एरिया एस फॉर सरफेस, एरिया वेक्टर ए वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है और एस वेक्टर से भी नोट किया जाता है। तो फाई का फार्मूला क्या बना? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग स्मॉल सरफेस के लिए लिखें तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये फार्मूला क्या बताता है? फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीएस। देखिए, ये छोटे छोटे फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि यही सिंबल परेशान करते हैं और गॉस थ्योरम आपके लिए टफ हो जाती है। डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यही फार्मूला लिखा हुआ है, बस स्मॉल सरफेस डीएस से पास होने वाला ये फ्लक्स है, ठीक। अगर हमको किसी सरफेस के मतलब पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए तो हम इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी फाई अब बन जाएगा फाई। मैथ्स में एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू क्या बन गया? फाई। अब एक बात ध्यान देना, ये जो इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल है, तो कभी कभी हम लोग इसके नीचे एस लगा देते हैं, ठीक है। एस का मतलब सरफेस इंटीग्रल, ठीक। इंटीग्रल तीन प्रकार के होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। जब कोई चीज किसी लाइन के ऊपर वन डायमेंशन में जोड़ी जाती है तो उसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। अगर कोई चीज किसी सरफेस एरिया के ऊपर जोड़ी जाती है तो उसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, और अगर कोई चीज किसी वॉल्यूम के ऊपर ऐड करी जाती है तो उसको कहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस चैप्टर में अगर आप कहेंगे तो मैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को डिटेल में बता सकता हूं, उसके लिए आपको नीचे वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो इंटीग्रल यूज कर रहे हैं वो सरफेस इंटीग्रल यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें जो चीज जोड़नी है वो सरफेस के ऊपर जोड़नी है, ठीक है। ओके, सरफेस अभी मैंने आपको बताया दो प्रकार की, ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल में यहां पर एक टर्म बनाते हैं, एक सिंबल बनाते हैं, वो सिंबल ये है, अगर ओपन सरफेस है तो ये इंटीग्रल ऐसे ही लिखा जाएगा, मगर अगर क्लोज सरफेस है तो इस इंटीग्रल के ऊपर यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल ये शो करता है कि हमारा इंटीग्रल या हमारी सरफेस जो है वो कैसी है? क्लोज्ड, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या बना? यही फार्मूला जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उससे बन करके आया, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। और गॉस थ्योरम कहती है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस ये बराबर होता है किसके? 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कहने का मतलब जैसे सपोज करो ये सरफेस है और हमें इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स चाहिए, तो कुछ चार्जेस फ्लक्स को बाहर फेंक रहे होंगे, कुछ चार्जेस फ्लक्स को अंदर खींच रहे होंगे, तो कितना नेट फ्लक्स, कितनी नंबर ऑफ लाइंस नेट पास हो रही हैं वो निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, Q1, Q2, Q3, Q4 सबको ऐड करके यहां पर सिग्मा Q की जगह आप रखेंगे और उसका कितना कर देंगे? 1/ε0 टाइम्स कर देंगे, जो भी आएगा दिस विल डिनोट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ठीक, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फाई इज इक्वल टू ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये नेट फ्लक्स को डिनोट कर रहा है और ये किसके बराबर है? 1/ε0 टाइम्स सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है? सरफेस के अंदर सारे चार्जेस का सम।
और यहां जो सम रखना है वो हमें विद साइन रखना है, मतलब Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 जो भी है उस सब का नेट सम जो है विद साइन यहां पे रख देंगे और 1/ε0 गुना कर देंगे तो उस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है सिग्मा क्यू इज द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इफ देयर इज। अब देखिए जरा सोचने वाली बात है कि फ्लक्स कब जीरो हो सकता है। जरा सोचने वाली बात है फ्लक्स कब जीरो हो सकता है। दो कंडीशन, या तो इस सरफेस के अंदर चार्ज ही ना हो, जब चार्ज ही नहीं होगा तो सिग्मा क्यू क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। अगर इस सरफेस के भीतर चार्ज ही नहीं है तो सिग्मा क्यू की वैल्यू जीरो। क्लियर, ठीक। या एक और कंडीशन है, मान लो इस सरफेस के भीतर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज हो, मान लो +2 कूलम है और -2 कूलम। अब इस कंडीशन में भी सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी कुल मिलाकर के फ्लक्स दो कंडीशन में जीरो होता है, या तो सरफेस के भीतर चार्ज ही ना हो और या तो हो मगर जितना प्लस हो उतना ही क्या हो, माइनस हो। तो इस कंडीशन में सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस और नेट चार्ज इज जीरो देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज जीरो। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ को। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा है अभी गॉस थ्योरम की प्रूविंग नहीं करी, तो अब हम लोग प्रूविंग करेंगे। गॉस थ्योरम को लगाने के लिए हम लोग एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस मानते हैं। इस सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो इसके बारे में डिटेल में अभी और आगे करते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये किसी भी शेप की एक सरफेस है और इसके अंदर यहां पे +Q चार्ज रखा है। यहां पे ये कोई P पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाए तो वो सीधा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि +Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड। और अब हमने यहां पर एक छोटा सा एरिया ड्रॉ किया। ये एरिया है ds। इस एरिया की वैल्यू कितनी है, ds। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा जिसको कहेंगे ds वेक्टर, एरिया वेक्टर। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज सपोज टू बी थीटा। अगर हम इस एरिया के कॉर्नर्स को इस पॉइंट से मिला दें तो यहां पर जो एंगल तैयार होगा ये होगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा। सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर, ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं हम लोग प्रूविंग में। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट O है जहां पर एक चार्ज +Q रखा है। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया ds वेक्टर ऑन द सरफेस। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सरफेस, इस पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, देखिए ये दोनों सिंबल कंफ्यूज करते हैं। ये फ्लक्स का सिंबल है और ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। दोनों को सेम मत समझिएगा। ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ऊपर सर्किल क्या शो कर रहा है, क्लोज सरफेस। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E डॉट ds को खोलेंगे तो E ds cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। ठीक है, E की वैल्यू, E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज +Q एट अ डिस्टेंस स्मॉल r एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला पिछले चैप्टर का 1/4πε0 Q/r² रख दिया जाएगा। ये E की वैल्यू हो गई और इंटू ds cos थीटा। ठीक है, अब देखिए
ये ds cos थीटा के साथ इस r स्क्वायर का हमने पेयर बना दिया, ठीक है। q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल से कांस्टेंट की तरह बाहर हो गए। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का हमने क्या बना दिया, पेयर, जो इंटीग्रल के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, ध्यान से देखिए, जो ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है ये हो जाएगा d ओमेगा सॉलिड एंगल, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है आपको, ठीक है। और इसकी जगह हम लोगों ने d ओमेगा रखा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो अभी आया था, यहां पे फिर से देख लीजिए, ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसकी जगह पे d ओमेगा आएगा, ठीक है। इसकी जगह पे ये d ओमेगा आ गया, और इंटीग्रेशन d ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, ये भी सॉलिड एंगल वाले वीडियो में क्लियर कर दिया गया है। तो इन चीजों को अब दोबारा इनको अगर हम यहां पर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रूविंग सिंपल है, प्रूविंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो स्टेप्स जो हैं वो पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जगह यहां पे 4 पाई रख दिया, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तब है जब हमारी जो सरफेस थी उस सरफेस के भीतर एक चार्ज रखा हुआ था, और उस एक चार्ज के कारण इस सरफेस से, टोटल पूरी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो था वो कैलकुलेट होकर के कितना आया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इस चीज को जनरलाइज कर देंगे, माना सरफेस के भीतर q1 q2 q3 डॉट 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 डॉट, माइनस का q1 डैश, माइनस का q2 डैश, डॉट डॉट डॉट, तमाम सारे चार्जेस हैं। तो अगर अब हमको नेट फ्लक्स चाहिए तो यहां पर, जैसे अगर हमको q1 का लिखना है तो यहां q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर हमको q2 का लिखना है तो यहां q2 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर हमको माइनस q1 डैश का लिखना है तो यहां पर माइनस q1 डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस तरीके से सबके ऐसे आप समझ सकते हैं कि phi1, phi2, phi3, phi4 सब जो हैं वो इसी फार्मूले से लिखे जाएंगे, और उन सब का जब सम किया जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, phi इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 डॉट डॉट। मतलब ये सारे फ्लक्स इसी फार्मूले से अलग अलग चार्जेस के लिए लिखे जाएं, और सबका जब हम सम करेंगे तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन हो जाएगा, q1 q2 q3 q1 डैश q2 डैश q2 q3 डैश सब ऐड हो जाएंगे, और जब सब ऐड होते हैं तो इसी को कह देते हैं सिग्मा q। तो phi इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा q। यही गॉस थ्योरम की प्रूविंग है। अब हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। गॉस थ्योरम पढ़ तो ली, क्या पढ़ा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ठीक है। तो इसको यूज कहां करते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पिछले उस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, लेकिन वो फार्मूला यहां पर गॉस थ्योरम को यूज करके निकालते हैं। और डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, इससे कूलम्स लॉ को भी, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। देखिए सपोज करो ये प्लस q चार्ज है, ठीक, और हमें इस प्लस q चार्ज से r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। डायरेक्ट वो वाला फार्मूला नहीं, प्लस q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, गॉस थ्योरम की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो इस पॉइंट से पास होने वाली क्लोज्ड सरफेस ये हमने बनाई। अब वो क्लोज सरफेस किस फॉर्म की हो, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना। जब पॉइंट चार्ज होता है तो इसके चारों ओर जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल सरफेस होती है। यहां पे सिमेट्री देखी जाती है कि जिस चार्ज से हम लोग, जिस चार्ज पे या जिस सिस्टम पे हम लोग गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, चार्ज के चारों तरफ उस सरफेस की सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता और हम इसके चारों तरफ एक क्यूब जैसी सरफेस बना देते, आप सोच करके देखिए, अगर ये क्यूब जैसी सरफेस यहां पर होती तो क्या इस चार्ज से इस सरफेस की सिमेट्री होती, डिस्टेंस बराबर होती? नहीं, डिस्टेंस बराबर नहीं होती। तो अलग अलग
सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अलग अलग शेप की सरफेस लेनी पड़ती है। यह बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्यूब टाइप की सरफेस, क्यूब भी एक क्लोज सरफेस है, हम चाहे तो इसके चारों तरफ बना सकते थे, मगर इससे हमारा इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए सिमेट्रिकल सरफेस में कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं। तो इस चार्ज के चारों तरफ जब हम सिमेट्रिकल सरफेस ड्रा करेंगे तो वो सरफेस कैसी आएगी? स्फेरिकल। अब आप सोचिए, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ds बना करके उस एरिया का ds वेक्टर बनाएंगे तो वो ds वेक्टर भी किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो कुल मिला के ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आप सोच करके देखो, अगर मान लो हम यहां कोई पॉइंट लेते और वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते और एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाते। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि स्फीयर की सरफेस के अगर परपेंडिकुलर कोई हम लाइन खींचते हैं तो वो सेंटर से पास होती है। यानी इस पूरी सरफेस पर कहीं पर भी आप अगर कोई छोटा सा एरिया लेंगे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे और उस जगह पर एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो हर जगह पर ई वेक्टर और ds वेक्टर पैरेलल ही आएंगे। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह पर 0 ही आएगा। यानी हमको बार बार एंगल वेरी कराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग स्फेरिकल सरफेस लेते हैं इस केस में। समझ में आ गया? हर जगह पर ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरी लिखी हुई है। We have to find out electric field E at a point P at a distance small r from O with the help of Gauss theorem. Let us consider a spherical surface passing through the point P. जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट हमारा था P, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो इस पॉइंट से पास होने वाली गॉसियन सरफेस बनाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, और लिखा हुआ है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर विल बी 0। हर जगह पर ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। अब क्या हुआ? देखिए बहुत आसान है सॉल्व करना। फाई की वैल्यू चालू करिए। सबसे पहले फाई की जनरल वैल्यू, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल। देखिए अब तरीका क्या है। गॉस थ्योरम कहती है फाई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और गॉस थ्योरम कहती है कि यह वैल्यू होती है 1/ε0 सिग्मा क्यू के। तो हमको हर आर्टिकल में 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम। पहला, फाई की एक वैल्यू इस फार्मूले से निकालोगे अलग से सॉल्व करके। फाई की एक वैल्यू गॉस थ्योरम ये है मेन, ये फ्लक्स का तो जनरल फार्मूला है। गॉस थ्योरम है 1/ε0 सिग्मा क्यू फ्लक्स की वैल्यू होती है। तो पहले फाई की एक वैल्यू इस फार्मूले को सॉल्व करके निकालिए और फिर फाई की दूसरी वैल्यू इस गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट से निकालिए। दोनों फाई को इक्वल कर दे, जो निकलना होगा अपने आप निकल के आएगा। समझ आया? ठीक, तो इस प्रोसेस को हम लोग गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। ठीक, देखिए फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसको खोलेंगे तो ई ds cos 0 आ गया, क्योंकि ई और ds के बीच का एंगल हर जगह पे 0 है। इस केस के लिए अभी अभी बताया, ई को पकड़ के बाहर कर लो, cos 0 की वैल्यू 1 होती, इंटीग्रल ds हो गया। अब इंटीग्रल ds की जगह क्या रख दिया? 4πr²। क्यों रख दिया? क्योंकि सरफेस स्फेरिकल है, इसका छोटा सा एरिया ds है। अगर पूरी सरफेस के एरिया को, इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना, अगर पूरी सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस का टोटल एरिया आएगा, और स्फीयर का टोटल एरिया 4πr² होता है। जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए। ठीक, पेपर में जरूरी नहीं हर जगह दिया हो। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसमें हम लोगों ने फ्लक्स की एक वैल्यू निकाली इस फार्मूले को यूज करके। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा क्यू। अब सिग्मा क्यू के अंदर क्या रखेंगे? देखिए अभी जो हम लोगों ने ये सरफेस बनाई है, ये जो सरफेस है इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आपको कितना दिख रहा है, प्लस क्यू दिख रहा है, तो भाई सिग्मा क्यू की जगह प्लस क्यू रख दो। ठीक, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये सिग्मा क्यू की जगह कितना आ गया, प्लस क्यू। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में बराबर कर दो, और जैसे ही आप इसको बराबर करोगे, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इससे E की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द चार्ज। ठीक, ये हमारा निकल करके आ गया। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए फार्मूला तो ये वही है जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को यूज करके निकाला था, लेकिन यहां पर यही फार्मूला गॉस थ्योरम को यूज करके निकाला गया है। ठीक है, अब आते हैं कूलम्स लॉ की प्रूविंग में। बहुत सिंपल, हम लोगों ने अभी अभी प्लस क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाली, ये वाली। अब हमें इस पॉइंट पे फोर्स चाहिए, अब हमें इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स के लिए हमें दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे अभी अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू निकाली है, इस जगह पर एक टेस्ट चार्ज रख दो प्लस क्यू नॉट। तो इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये E की वैल्यू उठा करके यहां पे रख दीजिए, और जैसे ही आप ये रखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट, ई में ये वाला E रखेंगे 1/4πε0। E की वैल्यू में ये देखिए Q है, और यहां क्यू नॉट और आ जाएगा, तो क्यू नॉट अपॉन r² आ जाएगा। यही कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो Q1 Q2 की जगह पर यहां पर Q इंटू क्यू नॉट, मतलब दो चार्जेस के बीच का फोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ भी यहां पर प्रूव होता है। तो आप लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ा, और गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पढ़ा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं इसमें शेयर करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।